और अगर हमारी जादू नगरी में मौत लिखी है तो फिर कौन रोक सकता है। ये हुई बहादुरों वाली बात। आओ अब इस जगह को छोड़ते। मैंने कहा और सुरेंद्र तैयार हो गया। तब हम वहां से आगे बढ़े, लेकिन इस तरफ जहां खंडरात थे, और बस एक हल्का सा ख्याल ही मेरे ज़हन में आया था कि मुमकिन है बस्ती की तरह खंडरात भी यहाँ ना हो। लेकिन यह ख्याल गलत नहीं था। चारों तरफ पथरीली जमीन के अलावा और कोई चीज नहीं थी। खंडरात का कहीं नामो निशान तक नहीं था। इस बारे में मैंने सुरेंद्र को कुछ नहीं कहा, जरूरत भी क्या थी। हम आगे बढ़ते रहे। जादू की जमीन दूर तक फैली हुई थी। न जाने ये जमीन थी या सिर्फ ख्याल, नजरी धोखा। मुमकिन हम एक छोटे से दायरे में हों, इसी में चारों तरफ घूमकर मुख्तलिफ मनाजर देख रहे हों। लेकिन खूब था ये सब कुछ। दर हकीकत मेरी तवील जिंदगी का सबसे अनोखा दौर, मेरी सदियों देखी निगाहों के लिए सबसे अजीब मंजर। दर हकीकत सुरेंद्र अब बिल्कुल ठुस हो गया था। वो खामोश रहता था, बहुत कम बात करता था, लेकिन अब वो किसी बात से उलझता था और ना किसी बात से खौफजदा होता था। बस मेरा साथ देता था। दायरे का सफर जारी था, लेकिन मनाजर बदलते हुए थे और वक्त गुजरता जा रहा था। मैंने कभी न रुकने का फैसला कर लिया था। बस अगर परेशानी थी तो सिर्फ इस अहमक सुरेंद्र की, जिसकी वजह से मैं भी कभी सोच में पड़ जाता था। वैसे प्रोफेसर इस खासे अरसे में भी कोई तरकीब नहीं सोच सका था मैं। दिन होता रात हो जाती, न जाने कितने दिन गुजर चुके थे। इसके बाद तो ना कोई बस्ती नजर आई, ना कोई चांदार। यूं लगता था जैसे कायनात फिर से वीरान हो चुकी हो और अब इस पूरी जमीन पर सिर्फ 2 इंसानों के अलावा कोई बाकी नहीं रहा। तब एक रात में एक पहाड़ी टीले पर बैठा सोच में गुम था। मुझसे थोड़े फासले पर सुरेंद्र करवट बदले सो रहा था। अब वो बेफिक्री की नींद सोता था। उसकी कैफियत अजीब हो गई थी, हर बात से बेपरवाह। अगर मैं उसे छोड़ भी देता तो शायद वो एहतजाज भी ना करता, शिकायत भी ना करता, खामोशी से वहीं रह जाता जहां मैं उसे छोड़ता। लेकिन इंसानी हमदर्दी भी कोई चीज थी। मैं उससे और मुतासर हो गया था। अब इसे कोई तकलीफ नहीं दे सकता था। सोचों में गुम मैं काफी देर तक टीले पर बैठा रहा और फिर लेट गया। मेरी निगाहें आसमान की तरफ उठ गईं। ऊपर सितारे मुस्कुरा रहे थे। मुझसे निगाह मिलते ही हंस पड़े और मैं चौंक पड़ा। ओह, इंसानी ज़हन भी बाज़ औक़ात किस अंदाज में सोचता है। मैं अपने दोस्तों को भूल गया था। मेरे वो दोस्त जो हर दौर में, हर माहौल में, हर जगह मेरे साथ रहते थे। मैंने इनसे मुआज़रत की, अपनी भूल का एतराफ़ किया और उन्होंने खुशी से मुझे माफ़ कर दिया। बड़े फराग दिल थे वो। सो मैंने उनसे वक्त की बात कही और उन्होंने मेरे ऊपर तन से भरपूर निगाहें डाली। यूं लगता जैसे तुमने सदियां गंवाई हैं। वक्त की एक बेमाया मखलूक तुम्हें बेबस कर रही है, जबकि हम तुम्हारे मौसन, तुम्हारे राह पर मौजूद हैं। सितारे बोले, खा मैं भूल गया था मेरे अज़ल शनास आओ, लेकिन तुम इस बात को दरगुजर करो और मुझे बताओ, क्या इस मुश्किल का भी कोई हल है? सो कहा सितारों ने कि यह भी कोई मुश्किल है। जमीन के बसने वाले ऐसे ही अलूम आशना हों, उनकी हैसियत कुछ भी नहीं और नहायत ही मामूली बात है। लेकिन सोची नहीं तूने कि वो तेरी तवज्जा की तालिब है और तेरा तजर्बा वसीतर। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि तू उसे अपने बदन के जाल में फांस ले और इस वक्त तू वो रोशनी के लिबादे में ना होगी जब तेरी आगोश में होगी। और औरत हर दौर की यकसा है और अपनी फितरत बदलने पर कादिर नहीं, और तेरी आतिशी बदन उसके एहसासात को सुला देगी। और सोती हुई औरत को गहरी नींद सुला देना कोई मुश्किल काम तो ना होगा। कैसी आसान बात है, कहाँ सितारों ने? और मैं चौंक पड़ा। हाँ, सीधी सी बात है वाकई। अब वो बाजुकात दिल की ओट पहाड़ आ जाता है। मैं कौन से इकदार का कायल था? अगर एक ऐसी हस्ती को मैं धोखा दे देता जो मुजस्सम धोखा थी तो कौन सी मुश्किल पेश आती। और बहुत पहले भी ऐसा हुआ था। अब हो जाता तो क्या हर्ज था। लेकिन वक्त की बात भी होती और सितारे मेरे रहनुमा हैं, तो इस वक्त की सुबह मेरे लिए काफी रोशन थी। सच बात है, ज़हन पर यकसानियत की गर्द थी जो सितारों की दोस्ती से साफ हो गई थी। और सुरेंद्र ने भी मेरी बदली हुई हालत महसूस की, लेकिन इसे कोई जिक्र फजूल था। खा मुझे तो इस दरवाजे की तलाश थी जिसके बारे में मनोरमा ने कहा था, और ज़ुर्रियात से फारिग होकर हम दरवाजे की तलाश में चल पड़े। दायरे का सफर जारी रहा, लेकिन अब शक्ल बदल गई थी। अब मुझे उन दरवाजों में से किसी एक की तलाश थी जिनके बारे में मनोरमा ने कहा था। सुरेंद्र को मैंने इस बारे में कुछ नहीं बताया था। वो बेचारा बदस्तूर मेरा साथ दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे से अंदाजा होता था कि वो मुस्तकबिल से मायूस है और इसे कतई उम्मीद नहीं है कि वो मनोरमा के जाल से निकल सकेगा। बहरहाल हम चलते रहे और फिर एक शाम ऐसी जगह पहुंच गए जो गहरी निगाह से देखने पर कुदरती मालूम नहीं होती थी। बहुत छोटे से दायरे की छोटी सी झील जिसके किनारे 2 दरख्त सर जोड़े खड़े थे। महाराज, अब कब तक चलते रहेंगे? सुरेंद्र ने मायूस लहजे में कहा। थक गए हो सुरेंद्र? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। हाँ महाराज, मंजिल का कोई पता हो तो आदमी इसकी तलाश करने के लिए जीवन भर चल सकता है, फिर इस जादू मंडल में घूमते रहने से क्या फायदा? कितने ही चलते रहो, इससे ना निकल सकोगे। निकलना चाहते हो सुरेंद्र? मैंने सर्द लहजे में पूछा। तो अब तक क्या करते रहे हैं महाराज? क्या तुमने पहले निकलने की कोशिश नहीं की? सुरेंद्र ने अजीब से लहजे में कहा। ठीक है सुरेंद्र, अब हम बहुत जल्द इस चाल से निकल जाएंगे। फिलहाल कयाम के लिए यही जगह मुनासिब है, राज यहीं गुजारी जाए। मैंने कहा और सुरेंद्र ने गर्दन हिला दी। सरगोशियां करते हमने दरख्तों के नीचे डेरा डाल दिया।
सुरिंदर यकीनी तौर पर भूखा था। हल्की सी ख्वाहिश मुझे भी थी, लेकिन तुम जानते हो प्रोफेसर कि इंसानी जिंदगी की हर जरूरत है मेरे लिए मामूली हैसियत रखती है। मैं खुराक के लिए बेचैन नहीं था, लेकिन मुझे सुरेंद्र का ख्याल था ये कमजोर शख्स खुराक के बगैर ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकेगा। लेकिन इस जादू के जंगल में शिकार भी तो मुश्किल था, और फिर ये अहमक लोग गोश्त खाते भी तो नहीं थे, और मैं इसके लिए क्या करता। चुनाचे मैंने भी खामोशी इख्तियार की। सूरज छुप चुका था, तारीकी तेजी से फैलती जा रही थी। हम दोनों आराम करने लेट गए। दरख्तों की जड़ें तकिए का काम दे रही थी। सुरेंद्र बिल्कुल खामोश था। मैं भी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक सुरेंद्र की आवाज सुनाई दी, महाराज महाराज। उसकी आवाज में अजीब सी लर्जी थी। क्या बात है सुरेंद्र? लेकिन फिर सुरेंद्र को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरी निगाह भी छोटी सी झील के पानी की सतह पर जा पड़ी। आसमान पर चांद न था, चारों तरफ का माहौल तारीकी में छुपा हुआ था, लेकिन पानी की सतह पर चमकदार दायरे उभर रहे थे। रोशनी के हाले एक जगह से फूटते और एक दायरे की तरफ फैलते चले जाते। तब इन दायरों ने चांद से चेहरे उगलते। अप्सराओं ने पानी से सर निकाला और फिर बुलंद होती चली गई। हम दोनों हैरानी से इस झील की मखलूक को देख रहे थे, जो बाकायदा लिबास में मलबूस थी। इन सब के हाथों में छोटे छोटे थाल थे और इन थालों में मुख्तलिफ चीजें रखी हुई थी। पानी से निकलकर वो हमारे नजदीक आ गई और उन्होंने थाल हमारे सामने रख दी। सुरेंद्र के तो हवास गुम थे, लेकिन मुझे एक दरवाजा नजर आ गया था। उठो सुरेंद्र, भोजन कर लो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। महाराज, सुरेंद्र हकलाती हुई आवाज में बोला, तुम भूखे हो ना? अब अगर चाहो तो इन लड़कियों को भी खा सकते हो, मैंने कहा। और सुरेंद्र बुखलाए हुए अंदाज में उनकी तरफ देखने लगा। मगर ये आई कहां से महाराज? वो सरसराती आवाज में बोला, तुम्हारे सामने ही पानी से निकली हैं। वैसे अगर तुम चाहो तो इनसे पूछ सकते हो। ये सब की सब मनोरमा की दासियां हैं। मनोरमा? ये मनोरमा की दासियां हैं? तुम्हें इनके बारे में कैसे मालूम हुआ महाराज? सुरेंद्र अहमकाना अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था, लेकिन मैंने उनमें से एक लड़की को इशारा किया और वो बिला तारुज मेरे नजदीक आके, तुम्हारा नाम क्या है? कंपति, लड़की ने जवाब दिया। क्या तुम रानी मनोरमा की दासी नहीं हो? हाँ महाराज। उसने दोनों हाथ जोड़कर अकीदत से आंखें बंद कर ली। हम सब महान रानी की दासियां हैं। और मैंने सुरेंद्र की तरफ देखा। वह भी मुंह फाड़े बैठा था। तब मैंने थाल अपनी तरफ सरकाए और फिर सुरेंद्र का इंतजार के बगैर खाना शुरू कर दिया। आ जाओ सुरेंद्र, वरना घाटे में रहोगे, मैंने उसे कहा। और सुरेंद्र की आवाज भी किसी हद तक बहाल हो गए। वो मेरे साथ खाने में शरीक हो गया और थोड़ी देर के बाद हम खाने से फारिग हो गए। झील से निकलने वालियां कितार बनाई खड़ी थी और बड़ी दिलचस्प निगाहों से हमें देख रही थी। रानी मनोरमा से हमारा शुक्रिया अदा कर देना। हमें आज्ञा मिली है महाराज कि हम हर तरह आपका मन बहलाएं। एक खूबसूरत लड़की बोली। क्यों भाई, क्या ख्याल है? मैंने सुरेंद्र से कहा और सुरेंद्र बगलें झांकने लगा। पसंद है इनमें से कोई? नहीं महाराज, उसने बुखलाए हुए अंदाज में कहा। अफसोस लड़की हो, मेरा दोस्त तुम में से किसी को पसंद नहीं करता। रही मेरी बात तो मैं मनोरमा से मिलना चाहता हूँ, मेरा यह संदेश मनोरमा को दे दो। लड़कियां चौंक पड़ी। वो एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। क्या आप सच कह रहे हैं महाराज? हाँ बिल्कुल सच। तब तो आपने हमें नया जीवन दे दिया। हम ये बड़ी खबर रानी मनोरमा को देंगे और वो और देखो आओ। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग पड़ी और गड़ाब करके वापस झील में कूद गई। सुरेंद्र मुतअज्जब निगाहों से उन्हें देख रहा था और जब लड़कियों का कोई निशान नहीं रहा तो उसने मेरी तरफ देखा। ये आपने क्या किया महाराज? क्या आप? हाँ सुरेंद्र, मैंने तुमसे वादा किया था कि अब हम इस जाल से निकल जाएंगे, मैंने आहिस्ता से कहा। मगर महाराज, क्या आप रानी मनोरमा की बात मान लेंगे? इसके अलावा क्या किया जा सकता है सुरेंद्र? तुम्हारे ज़हन में और कोई तरकीब है? जब हम अपने तौर पर कुछ नहीं कर सकते तो हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। मगर मैं तो नहीं मानूंगा महाराज। मैंने तो हर तरह के कष्ट भोगने का फैसला कर लिया था। मैं फिर मरने को तैयार हूँ, भगवान की सौगंध, मैं इसकी बात नहीं मानूंगा। मेरा ख्याल है अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी सुरेंद्र। वो पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जा है और तुम्हारी जान बच गई है। रही मेरी बात सुरेंद्र, तो मेरा तो कोई धर्म ही नहीं है। तुम्हारा धर्म तुम्हें बुरे कामों से रोकता है, मगर मैंने किसी धर्म की बात नहीं मानी है। मैं तो सिर्फ वक्त का दोस्त और वक्त का पैरोकार हूँ। सुरेंद्र अजीब सी निगाहों से मुझे देख रहा था, लेकिन उसके बाद कुछ बोलने की गुंजाइश नहीं रही। अचानक झील रोशन हो गई। पानी चांदी की तरह चमकने लगा। चारों तरफ रोशनी फैल गई। फिर पानी पर एक तख्त उभरा। तख्त पर चारों हसीन दासियां हाथ बांधी खड़ी थी। दरमियान में एक हसीन और मरसा सिंहासन पर मनोरमा बैठी थी। 16 सिंगार किए, चमकते जेवरात से लदी हुई, चेहरे पर सितारे चमकते हुए और सर पर एक हसीन ताज रखा हुआ था। हीरों के जेवरात की छुआएं उसके चेहरे पर पड़ रही थी और इन्होंने इसे सैकड़ों रंग दे रखे थे। बिलाशुबा इस तारीख रात में अगर कोई जीरू इसे इस आलम में देख लेता तो हवास कायम नहीं रख सकता। मैं भी दिलचस्पी से उसे देखता रहा और अचानक मेरे ज़हन में ख्याल आया, आखिर मनोरमा में क्या बुराई है सिवाय इसके कि वो जादूगर नहीं है। मगर मुझे उससे क्या, औरत है और एक खूबसूरत औरत है। अगर इस औरत से मुझे इसका पुरस्कार इल्म भी मिल जाए तो क्या हर्ष है। बहसीयत औरत भी वो बुरी नहीं है, लेकिन अनोखे हालात का शिकार होने के बावजूद प्रोफेसर मेरे अंदर भी एक जिद मौजूद थी। एक ऐसी जिद जिसे तुम कोई भी नाम दे लो, मैं इसे कोई नाम देने से एतजाज करना चाहता हूँ। दूसरे लम्हे मैंने सोचा कि यह मनोरमा की फतेह होगी और वो मेरी शिकस्त है। वो सोचेगी कि बिलाखिर मेरे हवास दुरुस्त हो गए और फिर सदियां मुझे मुलामत करेंगी। मेरे सारे आलूम मुझसे मुतनफर हो जाएंगे
वो मुझे मुलामत करेंगे और कहेंगे कि बिलाखिर सदियों का तजर्बा एक औरत की भीड़ चढ़ गया। एक औरत ने सदियों को शिकस्त दे दी और प्रोफेसर ये सदियां ही तो मेरी हमदम थी। अदवार गुजर जाते हैं, करदार गुजर जाते हैं, लेकिन सदियां मेरी मुआवन रहती हैं, मेरे राजों की अमीन, मेरे रास्तों की मुआवन। मनोरमा का तख्त आहिस्ता आहिस्ता किनारे की तरफ आ रहा था, यहां तक कि वो किनारे से लगा। तब वो खड़ी होगी, उसकी चमकदार निगाहें मेरे ऊपर जमी हुई थी। अनूपी महाराज, उसकी आवाज गूंजी और मैं आगे बढ़ गया। मेरी दासियों ने मुझे आपका संदेश दिया था, क्या वो संदेश ठीक है? हाँ मनोरमा, मैंने पुरवकार अंदाज में जवाब दिया। लेकिन महाराज आप तैयार कैसे हो गए? वो मुस्कुराती हुई बोली और मेरी आंखों में गुस्से की कैफियत उभर आई। मैं उसे घूरने लगा। क्या तू मेरी जुबान से शिकस्त का एतराफ चाहती है? मैं घुर्राया। अरे नहीं नहीं महाराज, क्षमा चाहती हूँ, बस यूं ही पूछ लिया था। बहरहाल आप मित्र हैं तो आइए, इस तख्त पर आ जाइए। उसने मुझे जगह देते हुए कहा और मैंने अपने पीछे खड़े सुरेंद्र को देखा। इसे यहीं रहने दे महाराज, मनोरमा मेरा इरादा समझ कर बोली। इसका क्या होगा मनोरमा? मैंने पूछा। इस पापी से अब मुझे कोई सरोकार नहीं है। तुम इसके लिए क्या चाहते हो अनूपी महाराज? इसे इससे जादू मंडल से निकाल दिया जाए, मैंने कहा और मनोरमा ने उसकी तरफ हाथ उठा दिया। देखते ही देखते सुरेंद्र मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। मैंने हैरत से चारों तरफ देखा और फिर मनोरमा की तरफ देखने लगा। इसके बारे में चिंता न करें महाराज, अब वो अपने घर वालों में पहुंच आएगा। मैंने आपसे प्रेम का पहला सबूत यही दिया है, मैं आपसे कोई धोखा नहीं करूंगी। मैंने गर्दन हिलाई। आए महाराज, वो फिर बोली और मैं आगे बढ़कर उसके तख्त पर बैठ गया। मनोरमा ने मोहब्बत भरे अंदाज में मेरा हाथ पकड़ लिया था और फिर वो प्यार भरी नजरों से मुझे देखती हुई अपने सिंहासन की तरफ चल पड़ी और इसका बजरा आहिस्ता आहिस्ता किनारा छोड़ने लगा। मैं खामोशी से उसके साथ उसके नजदीक बैठ गया। झील के दरमियान पहुंचकर बजरा आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठने लगा। मेरा ख्याल था अब वो पानी में खराब हो जाएगा, लेकिन पानी था कहाँ। हम तो किसी इमारत में उतर रहे थे और जिस जगह हम उतरे वो एक बहुत बड़ा हाल था। इसकी सजावट का जिक्र तवील हो जाएगा, बस यूं समझ ले प्रोफेसर, वो बेहद हसीन जगह थी। मनोरमा इसी तरह बैठी रही, वो बेहद खुश नजर आ रही थी। फिर उसने मेरी तरफ देखा। नाच रंग होगा महाराज, जो तुम चाहो, मैंने आहिस्ता से कहा और राजकमल ने हाथ बुलंद कर दिया। उसके बाद रक्स शुरू हो गया। वो जादूगरनी जो कुछ भी कर ली थी वो कम था। ऐसे ऐसे हसीन रक्स पेश किए गए जो मैंने कभी न देखे थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि रक्स तो इन लोगों के धर्म का एक हिस्सा था। हिंदू लड़कियां दरहकीकत दुनिया के मुंतखब हुस्न की मालिक थीं। खासी रात गए तक रक्सो जरूर जारी रहा। फिर मनोरमा ने हाथ उठा दिया। अब हम आराम करेंगे, आओ महाराज। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मैं उसके साथ चल पड़ा। चंद साथ के बाद हम एक दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। मनोरमा के होठों पर कामयाबी की मुस्कुराहट थी। सुर्ख रंग के एक छप्पर पर उसने मुझे बिठा दिया और खुद मेरे सामने एक जगह बैठ गई। अब वो अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही थी। फिर वो आहिस्ता से बोली, महाराज। मैंने भी यूं ही बेख्याली किसी अंदाज में कहा। इस समय इसलिए खामोश हो गई थी कि दासियों के सामने तुम मेरे सवालों को अपमान समझते। क्या मतलब? मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ महाराज। कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। तुम बड़े ही सुंदर हो अनूपी, बड़े ही मनमोहन। तुम्हारी सूरत देखकर मन पर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर मेरी बात और है, मैं आम औरतों से अलग हूँ। मैं अंदर बाहर दोनों तरफ देखती हूँ और ये मेरे लिए बहुत जरूरी है महाराज। तुम तो बड़े ही जिद्दी थे, बड़े ही कठोर थे। तुम ब्राह्म कैसे हो गए? बाकी तो बहुत चालाक है मनोरमा, लेकिन खुद तेरा क्या ख्याल है? तुम्हारे बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती महाराज। जिस तरह मैं आम औरतों से अलग हूँ, इसी तरह संसार में तुम्हारे जैसे भी कम होंगे। भगवान की सौगंध, मैं जिसे चाहूँ मेरा दास बनकर जीवन बिताने पर तैयार हो जाएगा। मगर मुझे विश्वास है कि तुमने मुझे मन से पसंद नहीं किया। तेरा यह ख्याल गलत है मनोरमा, मैंने कहा। क्या मतलब महाराज? मनोरमा अजीब से लहजा में बोली। बहसीयत औरत तू इतनी सुंदर है, कोई भी एक निगाह तुझे देखकर घायल हो सकता है, पर तुम नहीं हुए ना? मनोरमा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। हाँ, मैं घायल नहीं हुआ था, लेकिन मैंने दिल ही दिल में तुझे पसंद जरूर किया था। फिर ठुकराते क्यों रहे महाराज? पहले तो मैंने सोचा कि तू मेरे हाथ आने वाली नहीं है। मैंने तुझे पसंद जरूर किया, मगर तुझे हासिल करने के सपने नहीं देखे, क्योंकि तू रानी थी और मैं एक मामूली इंसान। फिर जब मैंने तुझसे कहा, मनोरमा बोली, तब तूने शर्त ऐसी रखी जो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं थी। क्यों? लच्छी तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा थी या हम? ये बात नहीं मनोरमा, बल्कि तुझे मालूम है वो कितनी बदनसीब लड़की थी। मैं तो उससे प्रेम भी नहीं करता था, बस मुझे उससे हमदर्दी थी। और फिर चूंकि हम दोनों तन्हा रहे, इसीलिए वो मेरे इतने करीब आ गई। फिर भी तुमने मेरे साथ बुरा सलूक किया। मुझे आज भी लच्छी का अफसोस है, और तूने मुझे जिद दिला दी थी जिसकी वजह से। मगर फिर तुम्हारा मन राम क्यों हुआ महाराज? साफ बात है मनोरमा, मैं तेरे तिलिस्म से नहीं निकल सका, और जहां भी एक इंसान से हमदर्दी ने मुझे तेरी तरफ झुकाया है। मैंने जवाब दिया, कौन से इंसान से हमदर्दी ने? सुरेंद्र, वो गरीब जिंदगी से मायूस हो गया था। तो मेरा प्रेम अब भी तुम्हारे मन में नहीं पैदा हुआ? पसंद मैं तुझे अब भी करता हूँ, प्रेम नहीं करता, मैंने कहा। और मनोरमा सोच में डूब गई। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, यह भी बड़ी बात है महाराज कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि तुम इस हद तक सच बोल रहे हो? मेरा अपमान करना चाहती हूँ मनोरमा? नहीं महाराज, सिर्फ विश्वास चाहती हूँ। कैसा विश्वास? यही कि अब तुम मन से मेरे पास आए हो। यह तेरी बेवकूफ़ी है मनोरमा। मैं तुझे बता चुका हूँ कि मैं मजबूरी में तेरे पास आया हूँ। तूने कहा था
जब तुम्हें मेरे पास आना हो तो कोई दरवाजा तलाश करके मेरे पास आ जाना। क्या तूने ये बात इसीलिए कही थी कि इसके बाद तुम मेरी बेबसी का मजाक उड़ाए? नहीं महाराज, क्षमा चाहती हूँ। अगर तुम आम इंसान होते तो मुझे कोई चिंता ना होती। मैं तो अपने करार के लिए पूछना चाहती हूँ। मतलब क्या है तेरा? मेरे साथ धोखा तो नहीं करोगे महाराज? कैसा धोखा? अब तुम्हें क्या बताऊं? मनोरमा किसी हद तक उदास होगी। काफी देर तक सोचती रही, फिर बोली, मुझे औरत ही समझना महाराज। सुनो, तुम्हारा मन धूप जा चुका है, अब वो मेरे कब्जे में नहीं है महाराज। अब सच बोल दो, मन से मेरे साथ रहोगे या धोखा करोगे? सच बता दो ना। और मुझे हंसी आ गई। मैं किस दिल से उसका साथ दे सकता था? तवील तर जिंदगी में पहली बार मैं किसी के सामने बेबस हुआ था। सदियों का गरूर खाक में मिल चुका था। मैं उसे मुआफ कर सकता था, लेकिन मेरे दोस्त सितारों ने मुझे आगाह कर दिया था। इन्होंने बताया था कि इस अनोखे इल्म के सामने मैं काफी बेबस हूँ और इस औरत को किसी दूसरे तरीके से ज़ेर करना खासा मुश्किल काम है। चुनाचे मैं यहाँ भी अपनी फितरी असीरी से काम नहीं ले सकता था। मैं इसे नहीं कह सकता था कि मैं इसे नफरत करता हूँ। हाँ, झूठ बोलना ही मुनासिब था। ये और बात है कि मैं खुद कुछ वक्त इसके साथ गुजारना पसंद करूँ। मैं तुझे धोखा किस तरह दे सकता हूँ मनोरमा? मैंने कहा, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हें मन से चाहने लगी हूँ। अगर तुम मेरे हो गए और फिर मुझसे दूर जाने लगे तो मैं बिन मौत मर जाऊंगी। फिर मैं तुम्हें ना भूल सकूंगी महाराज। इन ख्यालात को जहन से निकाल दे मनोरमा। तुम्हारे मन से लच्छी का ख्याल निकल गया महाराज। मुझे इसके साथ होने वाले सलूक का दुख है, लेकिन मैं इसका आशिक नहीं था। मेरे लिए वो ये काम लड़की से ज्यादा नहीं थी। मैंने जवाब दिया, अब भी दुख है महाराज? हाँ, अगर तू इसे ठीक कर दे तो हम इसे कहीं दूर भेज देंगे जहाँ वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेगी। फिर मुझे तेरे ऊपर कोई गुस्सा नहीं होगा। नहीं महाराज, मैं सौगंध खा कर कहती हूँ, अब मैं खुद भी उसे ठीक नहीं कर सकती। मनोरमा बोली। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है मनोरमा, तूने एक ऐसी जिंदगी बर्बाद की है जो जीने की आरज़ूमंद थी। मुझे इस बात पर हमेशा दुख रहेगा। ये न कहो महाराज, मैं आज भी शक्तिमान हूँ। किसकी मजाल है जो इस चीज को हासिल कर ले जिसे मैं चाहती हूँ? तुम लच्छी का ख्याल दिमाग से निकाल दो, मैं इस समय तुम पर विश्वास कर सकती हूँ। मनोरमा के बोलने का अंदाज बदल गया। वो फिर फराउन बन गई थी। उसे फिर से अपनी कुव्वतें याद आ गई थी। और प्रोफेसर, इसका ये अंदाज क्या मुझे इसकी मोहब्बत पर मायल कर सकता था? बल्कि कहना तो ये चाहिए कि मेरे दिल में जो एक ख्याल आया था कि मैं इस हसीन औरत से दूसरा फायदा उठाऊं, यानी बहसीयत औरत है, बल्कि बहसीयत एक दिलकश औरत है, वो मेरी आगोश की जीनत बनती रहे और मैं इससे इसका इल्म भी ले लूं। लेकिन यह ख्याल अभी कोई ठोस शक्ल भी इख्तियार नहीं कर सका था कि मनोरमा के इन अल्फाज ने इसे ज़हन से बिल्कुल मिटा दिया। और मैं जो सदियों से फाते रहा था और पीछो ताप खा रहा था इस औरत के पुरस्रार अलूम और फिर इस इलाके के जादुई माहौल पर, और मैं जो बेबस हो गया था, तो मेरी बेबसी एक आम बात न थी। मैं चाहता कि सदियों की किताब से एक ऐसे बाब को मिटा दूं जिसमें मैंने एक बेबस इंसान की जिंदगी तहरीर की थी। सो मैं मनोरमा को, इस जादूगरनी को ऐसी मौत मारना चाहता था जिससे मेरी अजमत के हरूफ चमकते रहें और इंतकाम की सुनहरी रोशनी जिस पर धुंध छा गई थी, हसूल इल्म की धुंध फिर से चमक उठी। तो मैंने सोचा कि ऐ औरत, अपनी हैसियत न भूल। तू समझ जाएगी, बहुत जल्द समझ लेगी कि तू और तेरा इल्म एक ऐसे इंसान के सामने आ पड़ा है जो पैकर है अजमत और ताकत का, और बिलाकर तू मुंह के बल नीचे गिरेगी और ऐसी गिरेगी कि फिर उठना नसीब ना होगा। रानी मनोरमा की आंखें जैसे मेरे ज़हन को तोड़कर अंदर दाखिल होने की ख्वाहिशमंद हूँ। गोया वो मेरे चेहरे की किताब पढ़ रही थी, लेकिन इन आंखों की रोशनी तेज न थी। सो मैंने सोचा कि इस बार जिस दुश्मन से वास्ता पड़ा है वो इल्म की एक ठोस गेंद में छुपा हुआ है। इसकी जिस्मानी साख्त कमजोर है, लेकिन गेंद मजबूत है। सो इस गेंद को तोड़ने के लिए अक्ल के मजबूत हथियार दरकार होंगे, और यहाँ भी लोमड़ी की चाल ठीक रहेगी। शेर की धाड़ें इस ठोस दीवार से पार न हो सकेंगी, और कोई हर्ज नहीं है कि दुश्मन को जेर करने के लिए थोड़ी सी गर्दन झुक जाए। गोया दुश्मन पस्ता कद है और तलवार का कारी वार इसी वक्त कारगर हो सकता है जब थोड़ा सा झुका जाए। सो मैंने तसल्ली दे ली अपने दिल को कि यूं ही ठीक है, और अपने चेहरे पर ऐसे आसार तारी कर लिए कि जैसे मैं उससे मरूफ हो गया हूं। तुमने क्या सोचा है महाराज? लच्छी तुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं थे मनोरमा, तू जानती है, लेकिन मर्द हमेशा औरत पर हावी रहा। तू अगर मुझे अपना गुलाम बना कर रखेगी तो मैं खुश नहीं रह सकूंगा। लेकिन अगर तू यही चाहती है तो ठीक है। मैं ये नहीं चाहती महाराज, मैं बस ये विश्वास चाहती हूँ कि मेरा प्रेमी सिर्फ मेरा है। तो फिर तू भरोसा कर ले। ऐसे नहीं महाराज, फिर क्या चाहती है? सबूत, मनोरमा ने कहा। क्या? मैंने कहा, आओ मेरे साथ, कमीनी औरत ने कहा, और मैं एक गहरी सांस लेकर उसके पीछे चल पड़ा। देखिए कम वक्त औरत अब क्या गुल खिलाती है। मेरे हवास गुम कर रखे थे। ये कैसे मुमकिन था कि सारी जमीन यकसा हो गई? यानी मनोरमा मुझे लेकर एक दरवाजे से अंदर गई तो मैंने देखा ये वही सुरंग थी जहां मैं पहली बार आया था। लच्छी का पथरीला मुजस्मा इसी जगह मौजूद था। मैं हैरान रह गया, लेकिन अब हैरानी की कोई बात नहीं थी। कौन सी चीज फितरी थी? ये तो सारा माहौल ही गैर फितरी था। मनोरमा मुजस्मे के करीब पहुंच गई और फिर वो रुकी। उसने तीखी निगाहें उठाई और मुस्कुरा कर बोली, ये तुम्हारी लच्छी है। लच्छी को देखकर मेरे ज़हन पर हल्की सी धुंध छा गई। मंदिर की वो रात याद आई जब वो सहम कर मुझसे लिपट गई थी। बारिश में भीगी हुई जवानी, एक ऐसी लड़की जिसका बदन चिता के चोलों में सुलग रहा था। मेरे हाथों ने उसे जिंदगी दे दी और उसने मुझे अपना सब कुछ समझ लिया।
लेकिन ख्यालात के ये साया आसमान के उस बादल की तरह जहन से गुजर गए जो सूरज के नीचे से गुजरते हुए अपना हल्का सा अक्स छोड़ता हुआ आगे बढ़ जाते हैं। मैं एक होशियार नागन के सामने था और उसकी तेज आंखें दिमाग में चुप करे जैसे हर ख्याल को जानने की ख्वाह थी। सो मेरी सदियों का तजुर्बा इस औरत के हाथ तो न लग सकता था। मैंने मुस्कुरा कर उसे देखा। ये तुम्हारी लच्छी है महाराज, मनोरमा ने दोबारा तंजिया अंदाज में कहा। थी, अब नहीं है, मगर मैं तो अब भी इसे रास्ते का पत्थर समझती हूँ। मैं तुम्हारे साथ यहाँ तन्हा रहना चाहती हूँ। किसी और का ख्याल भी तुम्हारे मन में आया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या मतलब? मैंने दिल ही दिल में खोलते हुए पूछा। मैं बता देती हूँ महाराज, मनोरमा ने कहा। फिर वो एक तरफ बढ़ी और पत्थर का एक वजनी गुरज उठाकर मेरे नजदीक पहुंच गई। उसने गुरज मेरे हाथ में देते हुए कहा, अपने हाथों से लच्छी के इस बुत को तोड़ दो। तड़प गया था प्रोफेसर मैं। वो जानता था कि अब वो एक पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं है। बेजान पत्थर सालम रही या टूट जाए, लेकिन लच्छी के पत्थरीले नकूश अब भी मुस्कुरा रहे थे, उस उम्मीद में कि मैं उसे पहले की मानित बचा लूंगा, इस तरह जिस तरह उसके लोग उसे उसके नादीदा शौहर के साथ आग में जलाकर सती कर देना चाहते थे। और मैंने उसका जीवन बचा लिया था। आज उसकी आंखों में उम्मीद की वो चमक न थी, लेकिन सुकून की कैफियत जरूर थी जो किसी अपने को देखकर पैदा हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ मेरे जज्बात थे, मेरी सोच थी। कितनी दास्तानी इन पत्थर की आंखों से मंसूब कर दूं, सिर्फ मेरी इख्तरा थी। हकीकतन पत्थर पत्थर था। क्या सोच रहे हो महाराज? मनोरमा की आवाज ने मुझे चौंका दिया। कुछ नहीं मनोरमा, मैंने गहरी सांस लेकर रखा। लच्छी का प्रेम मन में जाग रहा है क्या? मनोरमा तंजिया अंदाज में बोली। नहीं मनोरमा, मैंने दिल में पीछो ताप खाते हुए कहा। तेरे मनहूस वजूद को रेजा रेजा करने के लिए लच्छी का बुत तो तोड़ना ही होगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा, तो फिर तोड़ते क्यों नहीं? मनोरमा बल खाकर बोली और मैंने पत्थर का गुरज उठाकर लच्छी के सर पर मारा और लच्छी की गर्दन शानों से उतरकर दूर जा पड़ी। फिर मैंने उसके जिस्म को कई टुकड़ों में तकसीम कर दिया। दिल तो चाह रहा था कि इसी गुरज से मनोरमा के वजूद को भी खाक में मिला दूं, लेकिन अक्ल रोके हुए थी। जादूगरनी इस तरह तो न मर सकती थी। मनोरमा के होठों पर कामयाबी की मुस्कुराहट थी और मैं खुद को एक हकीर चूहा समझ रहा था जो एक खूनखार बिल्ली के सामने बेबस था और बिल्ली इसी अपने नुकीले पंजों से छेड़ छेड़ कर खुश हो रही थी। आओ महाराज। मनोरमा ने मेरा बाजू पकड़ा और एक तरफ लेकी। मैं उसके साथ चलता जा रहा था, यहां तक कि हम दोनों एक ऐसे कमरे में पहुंच गए जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। धात के खूबसूरत मुजस्मों से आरास्ता अजीबो गरीब चीजों से सजा हुआ। ये मेरे सोने का कमरा है, मनोरमा ने एक खूबसूरत मसहरी पर बैठते हुए कहा। इसने मुझे भी बाजू से पकड़कर अपने साथ बिठा लिया था। लच्छी का बुत तोड़कर मुझे ज़हनी सदमा हुआ था, लेकिन अब तो जो कुछ होना था वो हो चुका था। मुझे सब कुछ भूलकर इस मगरूर औरत का वजूद को मिटाने की कोशिश में मशगूल हो जाना था और मैंने खुद में तब्दीली पैदा कर दी। पसंद आया महाराज मेरा कमरा? बहुत खूबसूरत है, मैंने मुस्नुई मुस्कुराहट से कहा और फिर जैसे मैंने चौंक कर पूछा, लेकिन मनोरमा एक बात तो मेरी समझ में नहीं आई। क्या महाराज? राजा अमितचंद को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं मालूम? मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे सामने कोई हैसियत नहीं रखता। मैं जब तक चाहूँ वो राजा है और जिस समय मैं उससे नजरें फेर लूँ उसकी हैसियत गली में आवारा फिरने वाले कुत्ते से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब है राजा अमितचंद सिर्फ तुम्हारे वजह से राजा है? हाँ, वो गरूर से सीना तान कर बोली। वो तुमसे किसी बारे में पूछता भी नहीं होगा, इसकी क्या मजाल है? वैसे मेरी शक्ति उसे कुछ सोचने भी ना देगी। क्या मतलब? मनोरमा ने खुद अपने आप को आवाज दी। दरवाजा खुला और एक खूबसूरत औरत अंदर आ गई, लेकिन मैं इसे देखकर दंग रह गया क्योंकि वो हूबहू मनोरमा थी। मनोरमा को बुलाओ। रानी मनोरमा ने आने वाली को हुक्म दिया और आने वाली मनोरमा दरवाजे की तरफ मुड़ी। तुम सब अंदर जाओ, उसने कहा और मेरा दिल चाहा कि सर के बल खड़ा होकर कह के लगाऊं। कमरे में तकरीबन 20 लड़कियां अंदर आ गईं और इनमें से कोई एक दूसरे से मुख्तलिफ ना थी। रानी मनोरमा अगर खुद मुख्तलिफ लिबास में ना होती और इनमें शामिल हो जाती तो कोई देखने वाली आंख ये फैसला नहीं कर सकती थी कि असली मनोरमा कौन सी है। और देखोगे महाराज, मनोरमा मुस्कुराती हुई बोली, अगर तुम चाहो तो इस पूरी बस्ती की हर औरत सिर्फ मनोरमा का रूप तार ले। नहीं मनोरमा, बस काफी है। मैंने पेशानी मसलते हुए कहा, जाओ तुम सब। रानी हाथ उठाकर बोली और आने वालियां मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। इस कमबख्त औरत की हर हरकत मेरे ज़हन में अजीब से ख्यालात पैदा कर देती थी। काश ये बुरी और नापसंदीदा ना होती। काश मैं इसके बारे में अच्छे अंदाज से सोच सकता तो इसका यह अनोखा इल्म कैसा दिलकश, कैसा हैरत अंगेज था, लेकिन नहीं, वो मेरे लिए महबूब नहीं हो सकती थी। जैसे मुझे इस हद तक बेबस कर दिया था कि वो लड़की जिसकी जिंदगी बचाने के लिए मैंने बेशुमार जिंदगियां खत्म की, खुद मेरे ही हाथों रेजा रेजा होगी। तो कुछ भी हो मनोरमा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा, न जाने तुम कहाँ खो जाते हो। मनोरमा के लहजे में जज्बात की लर्जिश थी। तुम्हारी इस बेपनाह कुव्वत के बारे में सोचने लगता हूँ मनोरमा। अब तक तो मैं खुद को दुनिया का सबसे अनोखा मंच समझता था, पर तुम तो बड़ी अनोखी हो। कुछ भी हो प्रेमी, तुम्हें तो चाहती हूँ। मनोरमा आगे खिसक कर बोली और मैंने महसूस किया कि अब औरत अक्ल से खाली होती जा रही है और इस पर जर्ब लगाने का बेहतरीन मौका यही तो है। लेकिन जरा होशियारी से औरतों की भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। बाज औरतें इन औकात में मर्द को गधा समझने लगती हैं। अब ये सिर्फ अपनी अपनी समझ है कि कौन जज्बात के रेले में बहकर गधा बन जाता है। सो प्रोफेसर, अब तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि औरत बहैसियत औरत मेरे लिए क्या थी। सदियां गवाह थी
मैंने औरत का कौन सा रूप नहीं देखा। सो ये अहमक जादूगरनी अपने हुस्न से मुझे क्या मुतासिर कर सकती थी। हाँ, लेकिन इस वक्त मेरे जहानत को और जिला की जरूरत थी। चुनाचे मैंने बेख्तियार होने के से अंदाज में उसे अपने बाजू में समेट लिया। हाँ, मुझे अपनी इस खुशबख्ती पर नाज है कि संसार की इतनी ताकतवर औरत मुझसे प्रेम करती है। चंद ही साथ के बाद मनोरमा निढाल हो गई। इस वक्त उसकी सारी कुव्वत मेरे शिकंजे में थी और मैं कदम ब कदम आगे बढ़ रहा था। मनोरमा की सारी शक्ति मेरे आछी बदन के नीचे दब गई थी और उसकी सांसें तेज से तेज होती जा रही थी। यहाँ तक कि मनोरमा अपनी सारी शख्सियत भूल गई। अब सिर्फ वो मुझे जानती थी। उसके भींचे हुए होंठों से सिर्फ अनूपी का नाम निकल रहा था। और प्रोफेसर, अगर कबूल करो तो इस हकीकत को कबूल कर लो कि वक्ती तौर पर ही सही, लेकिन मैंने उस औरत को फतेह कर लिया था। जज्बात का तूफान ढल गया तो मनोरमा जागी और हैरान निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर उसने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर अपने नन्हे से सीने से लगा लिया। अनूपी महाराज, अनूपी महाराज, मैं तुम्हारी दासी हूँ, उसे सिसकते हुए लहजा में कहा। जल्दबाजी न करो मनोरमा, गौर कर लो तुम क्या कह रही हो। अभी तुम होश में नहीं हो। होश में आओ और सोचो कि मेरी क्या हैसियत है। अब तो संसार में सिर्फ तुम हो अनूपी। हे भगवान, मैं तो मारेगी। वो दोनों तरफ गर्दन पटकते हुए बोली और मैं उसे गौर से देखने लगा। अनूपी, भगवान के लिए अपने मन से सारे क्रोध निकाल दो। तुम महान हो। तुम अनूपी। मैंने उसके सीने पर हाथ रख दिया। होश में आओ मनोरमा, तुम बहुत जज्बाती हो गई हो, मैंने कहा और वो अजीब सी निगाहों से मुझे देख लगी। फिर गहरी सांस लेकर कुछ कोंठों पर जुबान फेरने लगी। होश में आओ मनोरमा, उठो, मैंने कहा और वो मेरा सहारा लेकर उठ गई। वह अब भी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। मैं अब तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहूंगी। भगवान के लिए मुझे क्षमा कर दो। मैं तुमसे बेपनाह प्यार करने लगी हूं महाराज। भगवान की सौगंध, अब तुम्हारे बिना एक पल भी मेरे जीवन पर भारी होगा।